नमस्कार। 18वीं विधानसभा बिहार का चुनाव चल रहा है। आज हमारी मौजूदगी बिहार के ढाका में है। ढाका जो कि मोतिहारी ज़िले का एक विधानसभा है। यहाँ कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने यहीं पे आके एक भारी जनसभा को संबोधित किया और कांग्रेस के पक्ष में वोट की अपील की। तो ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दर्जा प्राप्त मंत्री शमशेर आलम जी हैं। इनसे विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की जाएगी, लेकिन जिस तरीके से ये ढाका की विधानसभा सीट जो है हॉट सीट बनी हुई है, इसके कारण कई हैं। ये बातचीत में आपको पता होते रहेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जिस तरह से आज जनसभा हुई है, लोगों में जिस तरीके से आज जोश था, उत्साह था, इसको देख के आप क्या देख रहे हैं? आने वाले समय में क्या रिजल्ट आपको समझ आ रहा है? ये उत्साह बदलाव का है। उत्साह जिस तरह से नौजवानों में उत्साह, किसानों में उत्साह, मजदूरों में उत्साह, सामाजिक संगठनों में उत्साह, ये निश्चित तौर पर ये उत्साह बता रहा है कि फैसल रहमान के प्रति लोगों का उत्साह है और जो वर्तमान में विधायक हैं उनके लिए जन आक्रोश है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये उत्साह बदलाव का संकेत है और निश्चित तौर पर ढाका विधानसभा में बदलाव होगा। विधानसभा में बदलाव की बात की लोग, हम बाहर थे तो कुछ लोगों के द्वारा बताया जा रहा था इससे पूर्व में भी 15 में वो चुनाव जीते, उसके बाद फिर 20 में वो चुनाव हारे। तो लोग बता रहे थे कारण क्या था, तो उनका मिलना जुलना लोगों से कम हो गया, लोगों में आक्रोश रहा, इसलिए वो चुनाव हार गए। तो इस बार वो आक्रोश क्या लगता है आपको कि अचानक से या इस बार मोहब्बत में बदलेगा? राजनीति में हार और जीत लगा हुआ है और जब हार होती है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के नेता की, जब हार होती है तो लोग समीक्षा करते हैं। तो निश्चित तौर पर फैसल रहमान ने भी चुनाव हारने के बाद समीक्षा किया और समीक्षा करके जो जो उनके अंदर कमी रहा, उसके बाद लगातार 5 वर्षों तक उस क्षेत्र में जो उनके द्वारा जो कमी की गई थी उसको उन्होंने पाटने का काम किया। और आज यही कारण है कि आप किसी इलाके में चले जाइए, किसी क्षेत्र में चले जाइए, विधानसभा के किसी जाति में चले जाइए, किसी धर्म के मानने वाले लोगों के बीच चले जाइए, किसी समुदाय के वर्ग में चले जाइए, तो फैसल रहमान को लोग रिकॉग्नाइज कर रहे हैं और वर्तमान विधायक से बेहतर जन नेता बता रहे हैं। मंत्री जी, आप तो राजनीति देख ही रहे हैं, बड़ी अच्छी समझ रखते हैं। जिस तरीके से एनडीए अलायंस के लोगों का, नेताओं का जिस तरीके से भाषण और बयानबाजियां हो रही हैं, जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि महागठबंधन की और राजद की, कांग्रेस की अगर सरकार बनती है तो फिर से एक बार जंगल राज आएगा। कहाँ जंगल राज है? और जब था तो जंगल राज कहाँ था? देखिए, फ़र्क यही है, रेवोल्यूशन को आप जंगल राज नहीं कर सकते हैं। 1990 में जब यहाँ पर सरकार बनी थी तो ये सरकार जो बनी थी ये रेवोल्यूशन था। रेवोल्यूशन था इस बात के लेकर के कि जो गरीब, गुरबा, पिछड़े, दलित, शोषित, पीड़ित जो लोग थे वो कई दशकों से हमको लग रहा है कि उनके साथ जो शोषण हो रहा था, उस शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए जब फर्स्ट में यूपीए की सरकार बनी थी बिहार में, तो शोषण मुक्ति का आंदोलन चला था। और वैसे चीज़ों को ये लोग जंगल राज की परिभाषा देते हैं। और आज जो हो रहा है वो निश्चित तौर पर ये हम कह सकते हैं कि जंगल राज की परिभाषा अभी चरितार्थ हो रहा है कि लोग खुलेआम हत्या, डकैती, लूट, रंगदारी, सिंडिकेट बना बना के लोग इसको बोलिएगा कि आर्थिक अपराध हो रहे हैं बिहार में। आर्थिक अपराध का अगर उदाहरण देखना हो तो बिहार आप चले जाइए, कोई शराब के चोरी का सिंडिकेट चला रहा है, कोई बालू के बिहार में तो शराब बंद हो चुके हैं ना पूर्ण रूप से। लेकिन शराब के लोग तो देखते हैं बराबर पकड़े जाते हैं। पकड़ने में ये पता चलता है कि भाई आखिर जब शराब बंद है तो हर जगह ट्रक का ट्रक शराब क्यों पकड़ा जाता है। और बहुत सारे जगहों पर आप यहाँ पर चले जाएं, यहाँ पर भी आपको बिहार के कोने कोने में कहीं न कहीं
आपको शराब लोग बोलते हैं, मैं तो नहीं जानता हूँ, लेकिन हमारे जो कार्यकर्ता हैं, हमारे जो लोग हैं, आम जनमानस ये बताता है कि होम डिलीवरी शराब भी मिलता है। तो होम डिलीवरी जब शराब मिल रहा है तो कहीं न कहीं सरकार के संरक्षण में इस तरह के सिंडिकेट चलाए जा रहे हैं। बालू का सिंडिकेट चल रहा है, गिट्टी का सिंडिकेट चल रहा है, कि सृजन घोटाला जैसे आप देखें एनजीओ में चल रहा है, घोटाला ही घोटाला। लेकिन मैं तो पहले कह दिया कि डबल इंजन की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी में जो लोग जाते हैं वो साफ हो जाते हैं, और जो विपक्ष में रहते हैं उन पर दाग लगता है। ये विपक्ष के नेताओं का अक्सर कहना होता है, लेकिन आज जिस तरीके से मंच से ये बार बार आह्वान किया गया, लोगों को कहा जा रहा था कि किसी के बहकावे में नहीं आना है और किसी की तरफ ध्यान नहीं देना है, बहकावे में बिल्कुल नहीं आना है, लोग आपको बरगलाएंगे, इसका मतलब क्या था? नहीं नहीं, बहकावे में मतलब भारतीय जब जब चुनाव होता है तो चुनाव में तरह तरह के लोग आते हैं। अब आप देखिए कि बसपा से भी कोई उम्मीदवार है, ठीक है, कोई निर्दलीय उम्मीदवार है, एनडीए और राजद और बीजेपी के अलावा भी कई पार्टी के लोग उम्मीदवार हैं। तो वो लोग बरगलाएंगे हमारे लोगों को, तो उसके बरगलाने में नहीं जाना है। सीधा लड़ाई एनडीए आइडियोलॉजी से है और गठबंधन के आइडियोलॉजी से है। हम लोग जो मंच पर थे, आप सारे लोग गठबंधन आइडियोलॉजी को मानने वाले लोग हैं, सामाजिक न्याय को मानने वाले लोग हैं, सांप्रदायिक सद्भाव को मानने वाले लोग हैं। तो हमको लगता है कि इन मतों का बंटवारा नहीं हो, इसलिए ये अपील हुआ है। एक पार्टी है जो कि मुसलमानों की बात करती है, मुसलमानों के रहनुमा होने की बात करती है, वो भी इस विधानसभा में चुनाव लड़ रहे हैं और भारी ताल ठोक रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रत्याशी जो कि राणा रंजीत यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, जिस तरीके से अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उनको कहाँ देखते हैं आप और उनके लिए क्या सोचते हैं? देखिए, ढाका की जो सरजमीन रही है, ये सरजमीन सही पूछिए तो लोकतांत्रिक सरजमीन है, और ये गंगा जमुनी की तहजीब की सरजमीन है। आज़ादी के वक्त में भी यहाँ पर ढाका के सरजमीन पर मुस्लिम लीग को थोपने का प्रयास हुआ था, लेकिन हमारे जो यहाँ के जो पूर्वज थे, यहाँ के जो लोग थे, उन्होंने मुस्लिम लीग को भी नकारने का काम किया था और कांग्रेस पार्टी को पसंद करने का काम किया था। तो इस तरह की जो पार्टियां हैं या इस तरह के जो लोग हैं, तो वो मानसिकता ढाका में चलने वाली नहीं है, क्योंकि ढाका के अवाम की मानसिकता दूसरा है। ढाका के अवाम की मानसिकता सभी जाति, सभी धर्म, सद्भाव के साथ सब लोगों का मान सम्मान करने वाली यहाँ पर जनता बसती है। इसलिए यहाँ पर कोई भी सांप्रदायिक पार्टी हो या कोई भी इस तरह की पार्टी जो सिर्फ एक जाति विशेष की बात करती है, वैसे पार्टी को यहाँ लोग नकारने का काम करेंगे। इसलिए ऐसे पार्टी को ढाका में हमको नहीं लगता है कि ढाका ये सीट हार्ड सीट बनी हुई है, वैसे से आप पूरा मंचों से आके ऐलान करके गए हैं और लोग फिर बता रहे हैं कि जल्दी वो आने वाले हैं। राणा रंजीत भारी ताल ठोक रहे हैं। नहीं, ताल ठोकना तो हर आदमी ताल ठोक रहा है। मेरा नगीना पासवान भी ताल ठोक रहा है। बसपा एक चुनाव लड़ रहा है, नगीना पासवान दलित के नेता है, दलित का नेता है, तो वो भी तो ताल ठोक रहा है कि हम चुनाव जीत रहे हैं। तो राणा रंजीत सिंह अगर चुनाव जीतने का दावा ठोकते हैं तो दावा तो सब ठोकता है। ताल ठोकने का सबको लोकतंत्र में अधिकार है, सबको वोट मांगने का अधिकार है, जनता सर्वोपरि है। ढाका की जनता ये तय करेगी कि हमको, लेकिन बिहार की जो दशा और दिशा बता रही है, चुनावी जो हवा बता रही है कि बिहार में विशेष करके ढाका में एनडीए वर्सेज इंडिया, यही गठबंधन में लड़ाई है। बाकी सब लोग अपना कसरत कर रहे हैं, लेकिन जनता सीरियसली नहीं ले रही। मेरा अंतिम सवाल ये है मंत्री जी, एनडीए को और तमाम आप चूँकि बड़े स्तर पे आप काम कर रहे हैं, आपके कार्यकर्ताओं से आपको क्या पता चल रहा है बिहार में किसकी सरकार बनती हुई दिख रही है? देखिए, बिहार में जिस तरह का लहर आप देख रहे हैं, बिहार में प्रधानमंत्री का कार्यक्रम हो रहा है, लोग सीरियस नहीं ले रहे हैं। अभी रीगा में माननीय गृह मंत्री जी आए थे, आप वहाँ का भी देख लीजिए कि उन्होंने
क्या किया नहीं किया। और जनता चालाक है, जनता को आप एक बार बेवकूफ़ बना सकते हैं, 2 बार बना सकते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, लगातार बेवकूफ़ बनाती रही है। हाँ, किए गए वादों का पालन नहीं करना, तो उसी का नतीजा है कि आप देखें कि किस तरह से झारखंड में आदिवासी को बीजेपी लगातार 15 से 20 वर्षों से ठगने का काम कर रहा था। जिस दिन आदिवासी जगा, तो आप देख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी झारखंड में आपको कहीं नज़र नहीं आ रही है। और पिछले 8 वर्षों से हमारी हुकूमत है और आगे 20 वर्षों तक हमारी हुकूमत होगी। मंत्री जी, हुकूमत या लोकतांत्रिक सरकार? हुकूमत या लोकतांत्रिक सरकार? तेरी लोकतांत्रिक सरकार, उसी को उर्दू में हुकूमत भी कहते हैं। फिलहाल आप देखेंगे ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे और दर्जा प्राप्त मंत्री शमशेर आलम जी, इनसे तमाम बातें हुई, तमाम बातों का सवालों का आपको जवाब मिले। क्या राय रखते हैं आप, हमें ज़रूर बताइएगा। ढाका से घूमता चक्र 24 के साथ सहयोगी साहिल जी, सलमान अली बंजारा। जय हिंद।